तो सेहत में आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय की, और इस विषय को कहते हैं हेड एंड नेक कैंसर। जी हाँ, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ ये ईएनटी से जुड़ा सब्जेक्ट है चूँकि, तो मौसम के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से क्या वो तकलीफ़ें होती हैं जो हम इन दिनों कुछ ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी मौसम चेंज होता है तो ईएनटी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। ऐसे में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा अपना रोल निभा रहा है, और कुछ हम जानबूझकर ऐसी चीज़ें इनटेक कर रहे हैं जो कि हमारे लिए घातक है, या कहें ईएनटी एरिया के लिए बहुत खतरनाक है। तो आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीवाई हॉस्पिटल से डॉक्टर अनुपमा जोशी जी, जो कि कंसल्टेंट हेड एंड नेक कैंसर सर्जन है। बहुत स्वागत है अनुपमा जी आपका। और आज हम जिस तरह से मैंने दर्शकों के साथ साझा किया कि हेड एंड नेक सर्जरी पर हम बात करेंगे, उस कैंसर पे बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि ये हेड एंड नेक कैंसर, इसको आप यदि अपनी भाषा में समझाएंगी तो ये क्या होता है, कैसे? तो हेड एंड नेक कैंसर जो है वो एक समूह है जिसमें आपके नाक के, कान के और गले के साथ ही साथ उसके स्किन में और टॉन्सिल्स के, मुंह के, टंग के, श्वास की नली के, अन्न की नली के, थायराइड, पैराथायराइड और लार की ग्रंथियों के कैंसर शामिल हैं। तो ये जो एरिया आपने बताया बड़े सेंसिटिव एरिया है ना, और यहाँ से हर चीज़ हम इंटेक करते हैं और सांस भी लेते हैं तो इसी एरिया से लेते हैं, यानी बेहद महत्वपूर्ण सेंसिटिव क्षेत्र है। ऐसे में उसकी जो देखभाल है वो भी उतनी ही करनी है। तो ये जो हेड एंड नेक कैंसर है डॉक्टर अनुपमा, इसके मामले ज़्यादा आ रहे हैं इन दिनों, और उसकी क्या वजह आप मानते हो? तो यदि हम भारत की जनगणना और जनसंख्या की बात करें तो भारत में ये अभी 30% ऑफ द पॉपुलेशन हेड एंड नेक कैंसर से ग्रसित है। यदि विश्व में ये संख्या हम देखें तो भारत काफी आगे है, क्योंकि विश्व में ये संख्या सिर्फ 4% है। तो भारत में उसके होने का मेन कारण जो है वो तंबाकू और उससे जुड़े पदार्थों के अधिक सेवन पे निर्भर करता है। हमारे यहाँ कुछ चीजें जैसे गुटखा खाना या गुड़ाखू करना स्पेशली छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, इसलिए यहाँ पर ये संख्या ज्यादा है। अपने लिटरेचर में ये प्रूफ किया गया है कि 80% जो पेशेंट्स होते हैं जो हेड एंड नेक कैंसर से ग्रसित हैं, उनकी यदि आप हिस्ट्री पूछें तो कहीं ना कहीं वो तंबाकू का सेवन कर चुके होते हैं या करना जारी रहता है। इस वजह से इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो लोग तंबाकू और शराब दोनों साथ में लेते हैं वो 10 गुना ज्यादा रिस्क फैक्टर पे रहते हैं कि उनको 10 गुना ज्यादा चांसेस रहते हैं हेड एंड नेक कैंसर डेवलप होगा। तो इसका मतलब ये कि इसके साथ साथ जो लोग सिगरेट वगैरह भी पीते हैं ना, मतलब जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी जो है खतरा ज़्यादा है। डॉक्टर अनुपमा, इसके एक कारण तो आपने बताया कि यदि आप गुड़ाखू, तंबाकू, इस तरह का कोई चीज़ जो है वो आप लेते हैं तो एक कारण ये हो सकता है। इसके अलावा कोई जेनेटिक कारण भी होते हैं क्या इसके? जी हाँ, तो इसके बहुत सारे कारण और हैं। कुछ लोग जो केमिकली एक्सपोज रहते हैं, जैसे हेवी मेटल इंडस्ट्री में काम करने वाले या जो लकड़ी का काम करते हैं, वो धुआं या डस्ट इनहेल करते हैं, उससे साइनस के, श्वास नली के, सलाइवरी ग्लैंड्स के कैंसर ज़्यादा कॉमन होते हैं। और जेनेटिक जैसे आपने पूछा, तो बहुत रेयर कंडीशन है जिसे फैनकनीस एनीमिया कहते हैं। उसमें दिक्कत यह है कि वो कैंसर बहुत छोटी उम्र में चालू होता है, पर वो हेड एंड नेक का ही कैंसर होता है और बाकी ऑर्गन्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनुपमा, चूंकि आपने दो कारण बताए, उस पर भी मैं बात करूंगी। एक तो हैवी मेटल इंडस्ट्री की बात की आपने, और दूसरा गुड़ाखू, तंबाकू की बात की। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब बात होती है तो इन दोनों से ही लोग दो चार हो रहे हैं, क्योंकि गुड़ाखू का सेवन भी बहुत ज़्यादा होता है और हैवी जो मेटल इंडस्ट्री है वो भी हमारे यहाँ काफ़ी है। तो क्या आप ये महसूस करती हैं कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है चीज़ें इस तरह की, या इस तरह के जो पेशेंट हैं या मामले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? तो अभी भारत में स्टेट वाइज रिसर्च जो है वो इतना
नहीं हो पाया है। पर जब हम हॉस्पिटल में बैठते हैं और पेशेंट्स देखते हैं तो हेड एंड नेक कैंसर जो है वो पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है। तो हाँ। यदि हम आंकड़ा ले तो 3 से 4 टाइम्स पुरुषों को महिलाओं की एवरेज में ज़्यादा होता है। हाँ। पर यहाँ पर गुड़ाखू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट महिलाएं भी करती हैं। हाँ। तो इसलिए वो आंकड़ा जो है वो गड़बड़ा जाता है। अभी आई थिंक इस पर रिसर्च की आवश्यकता है कि महिलाएं उस क्षेत्र में किधर हैं या कहाँ पर खड़ी हैं। जी जी, और मुझे लगता है इस पर ज़रूर होना चाहिए ये कि क्योंकि और सारी चीज़ों से तो वो ग्रसित हैं ही, ये खुद से जो हैं तंबाकू गुटखा या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप इंटेक कर रहे हो जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो मैं कहूँगी कि आपको यहीं रुक जाना चाहिए। ये जो है इसके कारण आपने बताए कि क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं डॉक्टर अनुपमा? तो लक्षण बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस हिस्से में है। तो यदि आपका कैंसर मुंह में है तो आपको एक छाला अपीयर होगा या एक सफ़ेद पैच या एक लाल छाला आ सकता है जो 2 से 3 हफ्ते तक रहेगा। ये बिना दर्द के भी आ सकता है, खाने में दिक्कत हो सकती है, आवाज़ की खराबी हो सकती है, गले में सूजन आ सकती है, कोई गांठ हो ये हो सकता है। पर ये इंटरनल एरिया में होगा ना? हाँ हाँ, बाहर से कुछ नहीं पता चलेगा। पर आप यदि अपने ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून आना या नाक में एक तरफा खून आना या एक कान का बंद हो जाना, पर ये ही लक्षण जो हैं 3 और 4 हफ्ते तक लगातार बने रहते हैं ट्रीटमेंट के बावजूद, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जांच कराना जरूरी है। एक थोड़ा सा सवाल अलग है, जैसे अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो गर्मियों में तो नाक से खून निकलना, अच्छा कई लोग प्रॉपर जो है अपना ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो उनको मसूड़ों में आता है, तो इसको उससे लिंक नहीं करना चाहिए या वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? तो नॉर्मली जो सीजनल रिलेटेड जैसे आपने बताया मसूड़ों की प्रॉब्लम है या नाक से खून आना है, तो वो खून जो है वो रुक जाता है। खून आने पर नॉर्मली लोग थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाकर दिखा लेते हैं। तो वो एक है कि प्राइमरी एग्जामिनेशन हो जाता है, पर यदि इसमें कंटिन्यू आता है क्या? हाँ, इसमें लगातार आएगा। हाँ, तो फिर तो आपको ही जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास, एक अच्छे कंसल्टेंट के पास आपको ज़रूर जो है वो उनकी राय लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो आप जिस तरह बता रहे थे कि इसके लक्षण एक तो ये हुए कि आपको कोई कहीं कुछ सफ़ेद पैच दिखता है या कहीं ऐसा लगता है, बिना दर्द के छाला भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? यदि आपको खाने में दिक्कत हो रही हो तो खाना फंस जाता है, पहले धीरे धीरे चालू होगा। तो हमेशा से जब हम अन्न नली के कैंसर की बात करते हैं तो खाना आपको जो सॉलिड खाना आप खाते हैं जैसे रोटी हुई, सब्जी हुई, वो खाते खाते फंसता है, फिर आपको उसको पानी लेके धक्का मारना पड़ता है। कुछ दिनों बाद आप खा नहीं सकते तो आपको खिचड़ी या दलिया ऐसी डाइट पे जाना पड़ता है। बाद में आपको और मुश्किल होती है तो आप दूध खाली पी सकते हैं जो लिक्विड डाइट होती है। उस समय आपको एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। सेम यदि आपकी आवाज़ खराब हो रही है, भर्रा रही है और उसमें बराबर गिरावट आती जा रही है और ये 2 से 3 हफ्ते से लगातार ऐसा ही जारी है, तो मुझे लगता है कि उसकी जांच कराना बहुत आवश्यक है। जी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि सही सलाह आप तक पहुंचे, और उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम भी डॉक्टर अनुपमा अपना कीमती समय हमारे साथ साझा कर ही रही हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें ये पता चल जाए कि ऐसा है तो पहला जहन में आता है कि ये ठीक होगा कि नहीं, मतलब ये लाइलाज तो नहीं है। दूसरा, इसमें मैक्सिमम कितना समय लग सकता है यदि हम हेड एंड नेक कैंसर के चपेट में हैं, और एक चीज़ और, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, सिर्फ इसी एरिया में या आसपास और भी कहीं चपेट में आ सकता है? तो नॉर्मली जो कैंसर होते हैं, सभी तरह के कैंसर जो हैं शरीर में, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि वो फैलते हैं। तो पहले उनका फैलाव जो रहता है वो लोकल एरियाज में होता है। जैसे आपके जीभ में थोड़ा छाला हुआ है तो वो फिर फैलेगा, तो आधी जीभ जाएगी, फिर आगे पीछे जाएगा, तो वो फैलता है, वो रुकता नहीं है। फिर वो मसूड़ों को इन्वॉल्व करेगा, फिर उसके बाद में आपकी जो हड्डी है उसको इन्वॉल्व करेगा, फैलता है, और आजू बाजू के आपके जो लिम्फ ग्लैंड्स है उसमें भी जाता है। जी, इसमें जो आपने हेड एंड नेक कहा, तो
ये एरिया तो समझ में आया, हाँ, लेकिन हेड उसको भी कहीं कहीं प्रभावित करेगा, और चूंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव बिल्कुल। और नाजुक क्षेत्र है। तो यदि हम बात करें चमड़ी की, हम्म, तो हमारे यहाँ भगवान की कृपा से एक मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन के अंदर होता है। जी वो अल्ट्रावायलेट लाइट के डैमेज से हमको बचाता है। जी। पर अभी आज देखेंगे आपकी टैनिंग स्टूडियोज बहुत ज्यादा आ गए हैं, हाँ। उसमें यूवी लैम्प्स होते हैं और वो अनरेगुलेटेड हैं, तो उससे आपके स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज है, यदि नाक आपकी एक नाक बंद हो रही है बार बार, वहां से खून आना चालू होता है, आपको आपका जो सुगंध लेने की क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, या आपके दांत जो हैं ऑल ऑफ ए सडन आपको ऐसा लग रहा है कि ढीले पड़ रहे हैं, या आंखों से आपके दो दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो कैंसर के होते हैं। क्योंकि साइनस के कैंसर यूजुअली इतनी जल्दी बाहर नहीं दिखाई देते हैं, तो वो लेट स्टेजेस में डिटेक्ट होते हैं। डॉक्टर अनुपमा, अभी कुछ लोग कोरोना के बाद से तो इसे कोरोना से भी जोड़ने लगे हैं कि तब हमें जो है सुगंध आना बंद हो गई थी, हमें स्वाद नहीं आ रहा था, इससे भी जोड़ते हैं। लेकिन भाई यदि ऐसा भी है तो ऐसे जोड़ लीजिए कि कोरोना के बाद जो है आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर अनुपमा, अब हम इसके इलाज पर बात करते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, कितने समय का होता है, क्या कोई परहेज़ करना होता है, हॉस्पिटलाइज कितने दिन रहना होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो कैंसर की डायग्नोसिस के पहले उसकी जांच होती है, जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि वो कैंसर, पहली चीज उसका साइज क्या है, क्योंकि उससे हम स्टेजिंग बनाते हैं। तो नाक कान गले के कैंसर की साइज बहुत सिंपल है कि 2 सेंटीमीटर से छोटा, 2 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से बड़ा, ऐसी उसकी स्टेजिंग होती है। उसके बाद में जैसे आपने पूछा कि ये क्योरेबल है या कितने लंबे अस्पताल में रहना पड़ेगा, तो इसके उस साइज पे डिपेंडेंट उसके ट्रीटमेंट के मोड्स हैं। और ये ट्रीटमेंट मोड्स जो हैं वो अपन ने यदि अर्ली डिटेक्ट किया है कैंसर, तो कंप्लीटली क्योरेबल है। हम कैंसर की लैंग्वेज में उसको 5 इयर्स सर्वाइवल बोलते हैं, कि 5 साल तक कैसी आपकी जिंदगी रहेगी। नाक कान गले के जो कैंसर हैं उससे आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपके खाने की क्षमता, आपका चेहरा कैसा दिखेगा, इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें सर्जरी मेन ऑप्शन है, फिर कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, या कॉम्बिनेशन है। और यदि कैंसर इतनी लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो उसको पैलिएटिव रेडियोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी ऐसा मॉड्यूल दे सकते हैं। ठीक है, एक बार कोई चीज़ आपके शरीर में आ गई तो फिर पूरी तरीके से, आपने कहा कि कैंसर तो चूंकि फैलता है, आप एक चूंकि हेड एंड नेक कैंसर सर्जन भी हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि लोगों को आप क्या विश्वास दिलाएंगे कि इस क्षेत्र में यदि आप सर्जरी कराते हो, यदि आप करते हो, तो कम से कम मतलब आपको इतने परसेंटेज चांसेस होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल। तो यदि हम सर्वाइवल की बात करें या क्योरेबल डिजीज की बात करें, तो यदि स्टेज 1 में डिटेक्ट हो रहा है तो चांसेस जो हैं वो 80 से 88% हैं जी, जो कि बहुत अच्छे चांसेस हैं। पर यदि यही कैंसर हमें स्टेज 4 में हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो गिरकर 34% तक रह जाते हैं। इसलिए जल्दी इलाज कराना, जल्दी डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है यदि हम ये सर्जरी कराते हैं? तो सर्जरी डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी सर्जरी हुई है। जी। सर्जरी का ड्यूरेशन नॉर्मली जो है वो 8 दिन से 1 महीने तक हो सकता है जी, बशर्ते कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जी। प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में ये आती है कि इनका न्यूट्रिशन पुअर होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर कर चुके होते हैं। हाँ जी। इसलिए, और दूसरी चीज ये है कि जब आप ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं तो आपको तंबाकू का सेवन और उससे जुड़े हुए पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद करना आवश्यक है जी। हाँ, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आपको दोबारा से ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि इसके बाद तो मुझे लगता है एक दोबारा ही आपको चांस मिलेगा, तो आपको ये करना होगा और अपने लिए वो टफ डिसीज़न जो है वो लेना होगा। डॉक्टर अनुपमा, ये भी आपसे पूछना है कि सबसे पहले जब हम किसी बीमारी के बारे में हमें पता चलता है तो जो पहला सवाल आता है कि भाई खर्च कितना आएगा, क्योंकि हर आदमी की अपनी कंडीशंस हैं। बिल्कुल।
कि वो कितना खर्च कर सकता है। जब हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करते हैं तो ये तो डिपेंड करता है कि वो कैसा कैंसर है, क्या है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा यदि आप बताना चाहें कि एटलीस्ट आप यदि इससे पीड़ित हैं तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई लोग, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, कई लोग गुमराह भी करते हैं डॉक्टर अनुपमा, और मुझे लगता है कि हमें दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि उनको एक नॉलेज तो रहे एटलीस्ट। जी, तो आजकल भारतीय सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा के रूप में आपको आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है, और ये मैं बहुत आनंद के साथ बोलूँगी कि उसमें जो कैंसर के टैरिफ्स हैं और सारे ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड हैं जी। उसमें जांच और बायोप्सी का ऑप्शन नहीं है, तो वो खर्च आपको करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हॉस्पिटल इस बात पर प्रेशर नहीं डालेगा कि वो चीज़ें हमारे यहाँ ही होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सरकारी अस्पताल जा सकते हो, एम्स जा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, पर कुछ हिस्सा आपको वहन करना पड़ेगा। पर आयुष्मान में काफ़ी कुछ कवरेज इसका है। क्या लाइफ टाइम दवाएं खानी पड़ती हैं डॉक्टर अनुपमा? नहीं, इस हेड एंड नेक कैंसर में दवाइयों का रोल बहुत कम है। तो आपकी सर्जरी हो गई, फिर उसके बाद यदि कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो आपको 6 या 7 साइकिल कीमोथेरेपी की लगती है, और सिमिलर यदि रेडियोथेरेपी करानी है तो सिकाई का भी उतना ही ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आता है आपका फॉलोअप। तो वो फॉलोअप नॉर्मली हमें एटलीस्ट 4 से 5 साल तक रखना चाहिए, क्योंकि पहले साल में कैंसर के वापस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके रिपीट होने के कितने चांसेस रहते हैं? तो अगेन डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हमने डिटेक्ट किया है। यदि कैंसर बहुत बड़ा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा कैंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम रिपीट नहीं कहेंगे, उसको ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि जो रेसिड्यूअल कैंसर रह गया था, जो पूरा नहीं निकल पाया है, वही बड़ा होता है। पर इसकी कल्पना हम मरीज को पहले से दे देते हैं कि ये पूरा कंप्लीटली ऑपरेबल नहीं है, जितना बच जाएगा उसको हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के थ्रू ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी, डॉक्टर अनुपमा, ये भी आपसे समझना है कि हमने सीजनल प्रॉब्लम्स की भी बात की, तो सीजनल प्रॉब्लम की बात करने से पहले एक बात ये ज़रूर समझना है कि आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वीवाई हॉस्पिटल में क्यों इसका इलाज कराना चाहिए, या वो क्या चीज़ें हैं जो वीवाई को अलग बनाती हैं बाकी हॉस्पिटल से? हम वीवाई हॉस्पिटल में आपको ऑलमोस्ट सभी कैंसर विशेषज्ञ जो हैं वो उपलब्ध हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की भी पूरी सुविधाएं हैं, और वीवाई सायरीसा कैंसर सेंटर जो है वो फुली डेडिकेटेड है कैंसर थेरेपी के लिए, और हमारे यहाँ हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जिससे आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, अच्छा, आपके लाइफ स्टाइल में भी चेंज आता है, जैसे दवाएं तो आपको नहीं लेनी है, आपने कहा लाइफ स्टाइल में चेंज आता है, खाना पीना, है ना, जो इस तरह की चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचाई है, जिसकी वजह से आप कैंसर की चपेट में गए, उन्हें तो छोड़ना ही है भाई। मैं सिर्फ आपके खाने की बात कर रही हूँ कि क्या क्या जो है फिर आपको उसके बाद छोड़ना होता है, त्यागना होता है। बिल्कुल, तो पहली चीज़ तो ये रहती है कि आपको न्यूट्रिशन बहुत अच्छा लेना होता है, क्योंकि ये दवाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिनको मुंह का कैंसर है, या श्वास नली का कैंसर है, या खाने की नली का कैंसर है, उनके लिए खाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। कई महीनों तक आपको खाने की नली के थ्रू खाना खाना पड़ता है, या यदि आपके गले का कैंसर है तो उसमें सांस लेने के लिए भी एक नली पड़ी रहती है। तो जब तक रेडियोथेरेपी की पूरी रिकवरी ना हो जाए तब तक हम ये चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं। वो पेशेंट के लिए बहुत दुविधाजनक स्थिति होती है। पर खाने पीने में यही है कि तंबाकू से जुड़े हुए पदार्थों का सेवन यदि ना किया जाए तो पहली चीज़ तो ये है कि हम काफ़ी हद तक इन कैंसरों से बचने का उपाय कर सकते हैं। पर जो लगातार उन पदार्थों का सेवन करते हैं उनको दूसरा कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो हेड एंड नेक कैंसर है उसी में हम कहते हैं कि या तो ये मोनोफोकल है कि एक ही कैंसर के बहुत सारे छोटे छोटे लीजन आपको मुंह से लेके स्टमक तक मिलेंगे, हाँ। या फिर आपको
जीभ का कैंसर हो सकता है, तो गले का कैंसर या श्वास की नली का कैंसर भी हो सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और यहाँ समझनी है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना, खासतौर पे ईएनटी एरिया बहुत प्रभावित हो जाता है। थोड़ा सा मौसम गर्मी आई तो गर्मी आने और ठंड खत्म होने के बीच का मौसम, ठंड आई तो उसके उसके पहले जो मौसम है वो मुझे लगता है बारिश और ठंड शुरू होने के पहले का, ये बड़ा खतरनाक समय होता है। सब कहते हैं कि अब सर्दी जुकाम हो गई, मौसम चेंज हुआ है। कैसे इससे सुरक्षित रहें और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्पेशली वो कौन सा एक टाइम पीरियड है जब हमें ज़रूर बचना चाहिए? तो कभी भी जब सीजन चेंज होता है, हाँ तो या तो ठंडी से ज़्यादा गर्म हुआ या बारिश हुई जी, तो आप देखेंगे कि ठंडी में आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। हाँ तो वही फर्क आपकी मुंह के अंदर की म्यूकोसा और नेजल लाइनिंग पे भी होता है। जी, जब वो सूखने लगती हैं तो ये ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है, ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं कि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो। तो पहले उसका फिर प्रदूषण का भी प्रभाव है, क्योंकि हम धुआं या धूल यदि ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे आपको छींकें आ सकती हैं या एलर्जी हो सकती है। तो ये सारी एक फैक्टर ना हो के काफ़ी सारे फैक्टर जो हैं वो कंबाइंड होते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा उपाय जो है कोरोना टाइम से जो चला आ रहा है वो है मास्क पहनना। उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकली मैडम थोड़ा सा वो लगता है डिफिकल्ट कि है, हाँ, मतलब फुल टाइम आप कैरी करो, मुश्किल है। पर आप जब भी बाहर जाएं तो ये देखें, यहाँ आपको सर्दी हुई है तो आप जब भी छींकते हैं तो ये ध्यान रखें कि मुंह पर टॉवेल रखकर या रुमाल रख के छींके, जिससे आपके जो वायरस हैं वो जमीन तक ना पहुंचे या किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। ये भी है कि बहुत जल्दी दवाएं लेने लगते हैं, 1-2 दिन हुआ नहीं कि अब दवाएं लेनी है। और क्यों? क्योंकि आप जिस वर्क कल्चर में हैं, आप कहीं भी हैं, आजकल की लाइफ ऐसी भागदौड़ भरी हो गई है डॉक्टर साहब कि किसी के पास समय नहीं को वेट करे 3 दिन का, उसके बाद दवाएं लें। तो क्या करना चाहिए? दवाएं लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, कब से लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए, सब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे तो हर कोई पीड़ित है। बिल्कुल। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो पहले 72 आवर्स जो रहते हैं वो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद यदि आप ठीक नहीं होते हैं तब फिर आप डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप सिंपल पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन लेके अपना टेम्परेचर और अपना जो बॉडी एक है उसको दूर कर सकते हैं। पर एंटीबायोटिक की जरूरत नॉर्मली 3 से 4 दिन के बाद आती है। अच्छा। जब आपको सुपरसीडिंग बैक्टीरियल पहले ही लेना शुरू कर देते हैं कि वो ज्यादा बढ़े नहीं। आप लीजिए चाहे ना लीजिए, उसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो उस पर फर्क करता है। अच्छा, तो मतलब 3-4 दिन में किस तरह की, जैसे लाइक सिंपल कफ एंड कोल्ड रेमेडीज आप ले सकते हैं। आप पेन किलर्स ले सकते हैं, पैरासीटामोल इज द बेस्ट, क्रोसिन जो है वो ले सकते हैं आप, जिससे आपको बुखार ना आए और शरीर में हरारत ना रहे। जी जी, हाँ, थकान, हल्का सा फीवरिश जो रहता है तो वो सिंगल गोली खाएं तो उससे काम चल जाएगा रात में, आई थिंक, है ना। ज्यादा दवाएं भी नहीं लेनी चाहिए वरना फिर जो है वो बाकी स्टीम है, गराले हैं जो पुराने थे, अपने विक्स लगाना है, ये सारे काम अपन कर सकते हैं। आजकल मैं एक सवाल सभी डॉक्टर से जरूर पूछती हूँ और वो सवाल है कि घरेलू नुस्खे बड़े बताए जाते हैं, तो वो कौन कौन से जो ठीक ठाक है? क्योंकि बताए तो बहुत कुछ जा रहे हैं, सब करना पॉसिबल भी नहीं है और सब करना सबके लिए ठीक भी नहीं है। आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो आपने बोला गरारे कर लीजिए नमक के पानी से, नमक के पानी से बिल्कुल। आप स्टीम ले लीजिए, और क्या क्या डॉक्टर ने बोला? तो लेमन जो है वो विटामिन सी, हाँ, अपने को मालूम है कि ये कफ एंड कोल्ड प्रिवेंट करता है। जिंजर जो है वो आप अदरक की चाय पी सकते हैं, राहत देती है, नाक कान गला सब खोल देगी आपका। गरम पानी या गरम सूप या कुछ भी तरल पदार्थ जो गरम हो, उससे डिकंजेशन होता है आपके नाक और गले का, और उसमें आपके सिम्टम्स में राहत मिलती है। जी, इस दौरान जब हमें सर्दी जुकाम से हम पीड़ित हैं तो हमें खाने में कोई विशेष परहेज करना चाहिए क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल खाने से अच्छा हो जाएगा, या कुछ खाने से बिगड़ जाएगा। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वो अपना टाइम लेके ही जाता है। पर हम अपने सिम्टम्स को बेटर बना सकते हैं हॉट लिक्विड्स लेकर। जी, हमेशा डॉक्टर अनुपमा मैं टिप ऑफ द प्रोग्राम लेती हूँ, या ऐसी कोई बात जो हम मिस कर गए हैं वो क्या होगी आज के इस एपिसोड की, कि ये आपको ज़रूर बताना चाहिए, या लोगों को इसे लेकर मिथ है, या इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए? तो मिथ्स तो बहुत सारे हैं,
कैंसर के बारे में ही कहते हैं कि यदि आप छेड़ोगे तो वो और बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है। यदि बायोप्सी ली उससे कैंसर फैलता नहीं है। वो हमको इसलिए जरूरी है कि यदि हम बायोप्सी नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो कैंसर किस प्रकार का है, तो हम उसका इलाज कैसे कर पाएंगे। नहीं, तो और बहुत बड़ा मिथ। हाँ, मतलब कोई चीज खराब है तो उसे निकाल दीजिए, वरना वो बाकी चीजों को भी खराब करेगी, आसपास की चीजों को खराब करेगी। जी। और एक मिथ और है कि वो, जैसे लोग कहते हैं हम कभी कभी खाते हैं, पुड़िया खाते हैं या कभी कभी गुड़ाकू करते हैं, तो वो ठीक है, पर यदि आप बहुत लंबे समय से इन चीजों को कर रहे हैं तो ये हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। हाँ, और फिर वो थोड़ा थोड़ा जो है कब ज्यादा में तब्दील होता है पता भी नहीं चलता। ये एडिक्शन है, तो वो आपकी मात्रा और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ती जाती है। आप कंसल्टेंट हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हैं, टिप ऑफ द प्रोग्राम क्या देंगे हमारे दर्शकों को? मैं पूरे समाज से यही विनती करूंगी कि जितना हो आप तंबाकू और तंबाकू युक्त उसके पदार्थों से रुकें, जिसमें आपका पान, सुपारी, चूना, कत्था, गुड़ाखू, पुड़िया सब आता है। आप यदि अवॉइड कर सकते हैं तो आप कैंसर नामक भयानक बीमारी से बहुत हद तक बचे रहेंगे। डॉक्टर अनुपमा, उम्मीद है कि आपने जो ये सलाह दी है इसे लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ आपको ये बार बार बोलते रहें कि किसी भी तरह का अल्कोहल, किसी भी तरह का नशा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि ख़राब है फिर भी आप ले रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार है और परिवार के साथ ही बंधा हुआ है हमारा समाज। तो असल में यदि आप सेवा करना चाहते हैं ना, तो आप एक स्वस्थ नागरिक बनिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही जो है वो एक स्वस्थ समाज या कहें कि स्वस्थ देश रहता है, और इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर अनुपमा, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और इसी के साथ आईएनएच सेहत में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला आईएनएच 24/7 पर बनी रही है हमारे साथ। नमस्कार।